इसके विपरीत शायद इससे कोजुकी परिवार को किसी भी संकट से बचाया जा सकेगा। यह वानो देश की राजनीतिक स्थिति से भी संबंधित है। शोगुन के अधीन 7 देम्यो सामंती प्रभुओं के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन शोगुन का राष्ट्रीय सेना पर नियंत्रण नहीं होता। इसके बजाय देम्यो की अपनी सेनाएं हो सकती हैं। और यह ठीक इसलिए हुआ क्योंकि इन देम्यो ने तटस्थ रवैया अपनाया, जिससे वानो देश के शोगुन को एहसास हुआ कि उसके आदेश अब प्रभावी नहीं रहे। इससे वह दूसरों के लिए चेतावनी के तौर पर एक देम्यो को मारने के लिए और भी दृढ़ हो गया। देम्यो सेना न भेज रहे थे, इसलिए शोगुन के पास शायद पर्याप्त बल नहीं था। सर्वोत्तम निवारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसने कोजुकी परिवार को पूरी तरह से दबाने के लिए बीस्ट्स पायरेट्स की शक्ति उधार लेने में संकोच नहीं किया। अच्छे इरादे से बुरा काम करना, यह स्थिति इसी का वर्णन करती है। हालांकि ईशान और अन्य लोगों ने निहारिका के वर्णन से यह भी सीखा कि निहारिका के पिता निशिवेनो के डेम्यो हिदाकिरा को कोजुकी परिवार के प्रति दयालु होना चाहिए। यह दयालुता कोजुकी परिवार की प्रतिष्ठा पर आधारित हो सकती है या शोगुन द्वारा कार्तिक की शक्ति उधार लेने से उत्पन्न घृणा से संबंधित हो सकती है। अन्य डेम्यो के भी ऐसे ही विचार हो सकते हैं। संक्षेप में, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था में उनका एकजुट होना असंभव है। इससे ईशान और अन्य लोगों के आगामी बचाव अभियान में कुछ सुविधा हो सकती है। इस समय निहारिका ने आगे कहा, हालांकि पिता और अन्य लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया, फिर भी शोगुन ने कोजुकी परिवार पर हमला कर दिया। पिता ने बताया कि प्रतिरोध के दौरान कोजुकी परिवार की ओर से कई विचित्र और असाधारण लोग सामने आए। शोगुन की सेना को भी भारी क्षति हुई, लेकिन कार्तिक की मदद से कोजुकी परिवार अंततः पराजित हुआ। स्वामी कोजुकी ओडेन को मार डाला गया, लेकिन उनके अनुचर बच निकले। अब कोजुकी परिवार का क्षेत्र कुरी पूरी तरह से बीस्ट्स पायरेट्स के कब्जे में है। पिता इस बात से बहुत नाराज हैं। तो फिर तुम्हारा क्या हाल है? बीना ने उत्सुकता से पूछा। राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों हो और अपने पिता के साथ क्यों नहीं? यह सवाल सुनकर निहारिका के छोटे से चेहरे पर उदासी छा गई। मुंह बनाते हुए उसने दुखी होकर कहा, शोगुन द्वारा कोजुकी परिवार के खिलाफ धर्मयुद्ध शुरू करने के बाद पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा था। यह हमारे शिरासाकी परिवार का क्षेत्र है। यहाँ के निंजा और समुराई सभी शिरासाकी परिवार के अनुचर हैं। निहारिका के परिवार का उपनाम शिरासाकी होना चाहिए। उसके पिता का पूरा नाम शिरासाकी हिदाकिरा या कुछ और होना चाहिए। क्या उसे डर है कि उसका तटस्थ रुख शोगुन के हमले का कारण भी बन सकता है? ईशान ने कहा, तुम्हें फंसाने से बचने के लिए उसने तुम्हें पहले यहाँ भेजा। ऐसे में तुम्हारे पिता तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कर रहे हैं। जरूर, मुझे पता है। निहारिका ने आह भरी, लेकिन मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। सब मेरी इज्जत करते हैं, पर मुझे बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने ईशान और उसके 2 साथियों को बिना ज्यादा निगरानी के अंदर आने दिया। लगता है वो यहाँ बहुत बोर हो रही है। उसकी बातें सुनकर उसके बगल में खड़े एक समुराई ने गंभीरता से झुककर कहा, लेडी करेही में निश्चिंत रहें। धर्मयुद्ध समाप्त हो गया है। निशिवेनो ठीक होंगे। जैसे ही स्वामी का आदेश आएगा, हम आपको वापस ले जाएंगे। इस समय ईशान की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने कहा, तुम्हारे शोगुन ने पहले ही एक दाइम्यो को दबा दिया है। वह शायद अब दूसरे दाइम्यो पर हमला नहीं करेगा। तुम देरसवेर वापस आओगे। कैसा रहेगा? हम तुम्हें वापस ले जाएंगे और हो सके तो तुम्हारे पिता से कुछ पूछना चाहेंगे। क्या है? निहारिका ने उत्सुकता से पूछा।
यह उन अजीबोगरीब और असाधारण लोगों के बारे में है जिन्होंने कोजुकी परिवार की लड़ाई में मदद की। ईशान ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि उन लोगों को अब कहां रखा गया है। क्या उन्हें कुरी में हिरासत में रखा गया है या उन्हें कहीं और भेज दिया गया है? ऐसी जानकारी शायद सिर्फ तुम्हारे पिता को ही पता होगी, है ना? ईशान जानता था कि चूंकि कुरी पर अब बीस्ट्स पायरेट्स का कब्जा है, इसलिए आरव और राघव चौहान शायद वहां नजरबंद नहीं हैं। क्योंकि अगर वे सच में कार्तिक के हाथों में पड़ गए तो उनकी जान जा सकती थी। अब जबकि आरव का लाइफ पेपर सामान्य है, इसका मतलब है कि वे ठीक हैं, इसलिए वे बीस्ट्स पायरेट के हाथों में नहीं पड़ सकते। उन्हें बस हिरासत में रखा गया है, लेकिन यह पता लगाना जरूरी है कि उन्हें वास्तव में कहाँ रखा गया है। ऐसी जानकारी आम लोगों को आमतौर पर नहीं पता होती, केवल डेमियो का दर्जा रखने वाले लोग ही शायद जान सकते हैं। हॉकिंस की भविष्यवाणी के अनुसार यह यात्रा सुचारू रहेगी, इसलिए शायद इस बार राजकुमारी निहारिका से मिलना भी एक कारण है। वह और उनके पिता हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। मुझे बस अपनी पसंद के अनुसार चलना है। और यह सुनकर कि ईशान ने वास्तव में उसे जल्दी वापस ले जाने की पेशकश की है, निहारिका की खूबसूरत आंखें तुरंत चमक उठीं और उसने खुशी से कहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल नहीं। पहले बोलने वाला समुराई चिंतित होकर आगे बढ़ा और जोर से बोला, लेडी करेई में आप इन अनजान समुद्री लुटेरों पर कैसे भरोसा कर सकती हैं? अगर आप वापस लौटना भी चाहती हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा, लेकिन तुम्हें पिताजी के आदेश का इंतजार करना होगा। निहारिका को भी एहसास हुआ कि उसकी हैसियत उसे ज्यादा मनमानी करने की इजाजत नहीं देती, सो उसने बेबसी से कहा, कौन जाने पिताजी का आदेश कब आएगा? अगर 1 महीने तक नहीं आया तो क्या मुझे 1 महीने और यहीं इंतजार करना होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? समुराई एक समूह का नेतृत्व करते हुए घुटनों के बल बैठकर निहारिका से विनती करने लगे, लेडी करेई में अगर आप जाने पर अड़ी रहीं तो यह हमारे कर्तव्य की उपेक्षा होगी। हम केवल मृत्युदंड से ही क्षमा मांग सकते हैं। निहारिका बस ईशान को असहाय भाव से देख सकती थी। यह देखकर कि ये समुराई ऐसा कह रहे हैं, ईशान को कहना पड़ा, ऐसी स्थिति में तो कोई रास्ता नहीं है। राजकुमारी निहारिका, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके पिता को कैसे ढूंढा जाए? हालांकि निहारिका के बोलने से पहले ही समुराई फिर चिल्लाया, नहीं। तुम अनजान समुद्री लुटेरों को स्वामी का ठिकाना कैसे बताया जा सकता है? यह नहीं, वह नहीं। क्या तुम इन 2 शब्दों के अलावा कुछ और नहीं कह सकते? ईशान भी थोड़ा गुस्से में था, तुम्हें लचीला होना नहीं आता क्या? जब तक हम मर न जाएं। समुराई ने अपनी तलवार की मूठ पकड़ ली और ईशान को घूरने लगा। इन जिद्दी समुराइयों से बात करना नामुमकिन है। ईशान तो बस इन लोगों को हराकर निहारिका को वापस ले जाना चाहता था। ईशान की मौजूदा ताकत के साथ ऐसा करना उसके लिए आसान होगा। साथ में मौजूद निंजा और समुराई शायद अकेले उसके लिए कोई मुकाबला न कर पाए। लेकिन वह यह भी समझता था कि ऐसा करने से मामला बिगड़ सकता है। ये लोग पहले से ही उन तीनों के बाहरी होने से बहुत सावधान थे। अगर वे निहारिका को जबरदस्ती ले गए तो वे उन्हें लेडी करेई हिमे का अपहरण करने वाले अपराधी मान सकते थे। बात इतनी मत बढ़ाओ कि वे निहारिका के पिता से मिले ही न हों, बल्कि उन्हें ढूंढ रहे हों, यह परेशानी का सबब होगा। ये लोग तुम्हारे ड्रैगन हंटर पायरेट्स या व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को नहीं पहचानते। ईशान और मनीष की पहचान यहाँ किसी काम की नहीं है। तो फिर ये कैसा रहेगा? ईशान ने एक पल सोचा और एक समझौता किया, देखो, राजकुमारी निहारिका यहाँ बोर हो रही हैं।
तुम भी क्यों नहीं चलते? हम सब मिलकर उन्हें वापस ले जाएंगे। क्या ये अच्छा नहीं है? चूंकि वो राजकुमारी हैं जिनका तुम सम्मान करते हो, तो क्या तुम्हें उनके अनुचर होने के नाते उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए? यह समुराई हिचकिचाया। और भी, ईशान ने आगे कहा, हो सकता है आपके स्वामी को भी राजकुमारी की याद आ रही हो। उसे वापस बुलाने का आदेश आ चुका हो। अगर आप उसे पहले वापस भेज दें तो आपके स्वामी बहुत खुश होंगे। ठीक है। समुराई ने निहारिका की उम्मीद भरी आंखों में देखा, दांत पीस लिए और निहारिका के सामने घुटने टेक दिए। लेडी करेही में हम आपको वापस ले जा सकते हैं, लेकिन कृपया हमें अपने साथ चलने दें। निहारिका सीधी खड़ी हुई, समुराई को ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और खुश होकर बोली, बहुत बढ़िया, अगर आप भी साथ आए तो अच्छा होगा। दरअसल इस समुराई के राजी होने की वजह यह भी थी कि यह निंजा गांव ज्यादा छिपा हुआ नहीं लग रहा था। ईशान और उसके दो साथी जैसे बाहरी लोग भी इस जगह को ढूंढ सकते थे। कौन जाने औरों को भी पता चल जाए, इसलिए बेहतर है कि राजकुमारी को वापस जाने दिया जाए। जहां तक ईशान और बाकियों की बात है, जब तक वे निशिबुएनो जाकर निहारिका के पिता से मिल सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं, तब तक उन्हें वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं है। खैर, उन्हें छोटी राजकुमारी से कोई खास द्वेष नहीं है, इसलिए उन्हें वापस लौटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ईशान और अंततः बाकी लोग निहारिका के साथ रवाना हो सके। लेकिन किसी कारण से ईशान को हमेशा लगता था कि वानो देश के इन लोगों के साथ काम करना काफी थका देने वाला है। सौभाग्य से निंजा गांव राजधानी निशिबुएनो से ज्यादा दूर नहीं था। रास्ते में राजकुमारी निहारिका के साथ बातचीत में ईशान और उसके साथियों को पता चला कि वानो देश में शोगुन और डेम्यो दोनों के पास अपनी सेनाओं के अलावा दो अलग अलग सेनाएं थीं, समुराई और निंजा, एक प्रत्यक्ष एक गुप्त। अंतर यह था कि केवल निंजा को ही प्रशिक्षित किया जाता था, जबकि समुराई को सामान्यतः भर्ती किया जाता था। वानो देश में अनगिनत तलवारबाजी डोजो थे, जिनकी स्थापना आमतौर पर प्रसिद्ध समुराई और तलवारबाजों द्वारा की जाती थी। उन्होंने अपने सीखे हुए कौशलों को संगठित और संक्षिप्त किया, विभिन्न स्कूल बनाए और फिर शिष्यों को स्वीकार करने के लिए डोजो खोले। एक ओर इसका उद्देश्य उनकी तलवारबाजी शैलियों को बढ़ावा देना और उनका विस्तार करना था, और दूसरी ओर शोगुन, डेम्यो और प्रमुख परिवारों के लिए निजी सशस्त्र बल प्रदान करना था। भर्ती होने के बाद ये समुराई आमतौर पर शोगुन या डेम्यो के अनुचर बन जाते थे और अपना जीवन अपने स्वामी की सेवा में समर्पित कर देते थे। वे सैन्य नियमों से बंधे नहीं थे, हालांकि कुछ हद तक अव्यवस्थित थे, फिर भी वे युद्ध के मैदान में एक दुर्जेय लड़ाकू बल थे। वानो देश में समुराई और निंजा का दर्जा ऊंचा था, इसलिए आम लोगों के लिए तलवारबाजी सीखने और समुराई बनने के लिए डोजो में प्रवेश करना या किसी की नज़र में आकर निंजा बनने का प्रशिक्षण लेना सामाजिक उन्नति के कुछ ही रास्ते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी जैसे ही हथियार चलाना सीखते थे, समुराई या निंजा बनने का सपना देखने लगते थे। इसी वजह से वानो देश में युद्ध भावना अत्यधिक समृद्ध थी। ऐसी परिस्थितियों में वानो देश सैनिकों का देश लगता था। आप किसी भी व्यक्ति को चुन सकते थे और वह हथियार उठाकर लड़ सकता था, जिससे वास्तव में एक मजबूत सैन्य शक्ति बनती थी। कुछ देर चलने के बाद, शायद यह महसूस करते हुए कि ईशान और उसके दो साथियों के मन में कोई बुरी मंशा नहीं थी, राजकुमारी निहारिका को साथ ले जा रहा समुराई ईशान से बातचीत शुरू करने से खुद को रोक नहीं सका। वजह जाहिर है यही थी कि ईशान अपनी कमर में दो तलवारें लटकाए रहता था, तीनों में से सिर्फ वही एक समुराई जैसा दिखता था।
जबरदस्त जेनोफोबिक मानसिकता वाले इन लोगों के लिए बातचीत शुरू करना वाकई रिश्तों में सुधार का संकेत था। वे बहुत उत्सुक थे और उन्होंने ईशान से अपने देश के बाहर के समुराई के बारे में पूछा। नतीजा यह हुआ कि ईशान को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या जवाब दे। आखिर में वह बस इतना ही कह पाया, दुनिया का सबसे महान तलवारबाज मेरा योद्धा चाचा है। ईशान की बातें सुनकर वहां उपस्थित समुराई तुरंत दंग रह गए। दरअसल ये समुराई, जो कभी अपना देश छोड़कर नहीं गए थे, अगर ईशान ने ड्रैक्यूल मिहॉक का नाम लिया होता तो शायद उलझन में पड़ जाते। लेकिन इस उपाधि का जिक्र होते ही उनका ध्यान तुरंत उनकी ओर खिंच गया। दुनिया का सबसे महान तलवारबाज, एस्कॉर्ट का प्रमुख समुराई, जिसका नाम सोटारो था, जिज्ञासा से पूछे बिना नहीं रह सका, यह दुनिया का सबसे महान तलवारबाज है। मुझे आश्चर्य है कि इसकी तुलना हमारे वानो देश के वर्तमान महान तलवारबाज से कैसे की जा सकती है। तुम्हारे वानो देश का सबसे ताकतवर तलवारबाज, उसका नाम क्या है? ईशान ने पूछा। जाहिर है शोगुन के बगल में भगवान सैजोगी हैं, सोतारो ने गर्व से उत्तर दिया। वे क्योशिन शैली के सबसे प्रमुख हैं और वर्तमान में वानो देश के सबसे शक्तिशाली समुराई हैं। क्योशिन शैली? कभी सुना नहीं। ईशान ने सिर हिलाया। वैसे क्या आपके वानो देश में तलवारों की कई शैलियां हैं? बिल्कुल, सिर्फ मशहूर वाले नंबर 20 या 30, सोतारो ने जवाब दिया। ईशान के मन में अचानक एक विचार आया और उसने पूछा, क्या आपके यहाँ इशिन स्टाइल है? उसने पूछा क्योंकि उसे अचानक मास्टर कोशिरो और ईस्ट ब्लू के शिमोत्सुकी गांव के इशिन डोजो की याद आ गई। मास्टर कोशिरो के डोजो का नाम निश्चित रूप से यूं ही नहीं चुना गया था। हालांकि उन्होंने कभी अपनी सिखाई तलवार शैली का जिक्र नहीं किया था, फिर भी ईशान को लगा कि यह इशिन शैली होनी चाहिए। यदि वानो देश में भी इशिन शैली थी, तो क्या इसका मतलब यह था कि मास्टर कोशिरो मूल रूप से वानो देश से आए थे? ईशान द्वारा इशिन शैली का नाम लिए जाने पर सोतारो और आसपास के सभी समुराई सोच में पड़ गए। काफी देर तक सोचने के बाद एक समुराई ने झिझकते हुए कहा, मुझे लगता है मैंने उस शैली के बारे में सुना है, लेकिन वह 20 साल से भी पहले से एक पतनशील शैली थी जो अब लुप्त हो चुकी है। ओह! यह सुनकर ईशान ने जल्दी से पूछा, क्या आपको पता है उस समय उस स्टाइल का क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, समुराई ने सिर हिलाया। आखिरकार 20 साल से भी ज्यादा पहले की बात है। वानो देश में हर साल कई तलवार शैलियों का उदय होता है और कई का पतन भी। ये बातें आम हैं। मुझे बस इतना याद है कि इस शैली पर समुद्र में जाने पर प्रतिबंध तोड़ने का आरोप लगाया गया था और डोजो का उत्तराधिकारी आखिरकार भाग गया और उसके बाद से कोई खबर नहीं मिली। क्या ऐसा है? ईशान ने सोचा। दरअसल ध्यान से सोचने पर पता चलता है कि मास्टर कोशिरो उस समय शिमोत्सुकी गांव के लोगों से बिल्कुल अलग थे। गेटा, लकड़ी के मोजे पहनने के उनके शौक की तो बात ही छोड़िए, उनके लंबे बाल शायद किसी समुराई की चोटी नीचे करने के कारण थे। सबसे अहम बात यह थी कि उनका हमेशा से मानना था कि कुरिना एक लड़की होने के नाते डोजो की विरासत नहीं पा सकती, जो वानो देश की पुरुष प्रधान धारणा से बिल्कुल मिलता जुलता था। यह सोचकर ईशान एक अजीब सी भावना से भर गया। क्या उसके गुरु कोशिरो ने कभी सोचा था कि उसका शिष्य एक दिन वानो देश में कदम रखेगा? न केवल ईशान स्वयं, बल्कि वह जोरो भी, जो अथक रूप से तलवारबाजी का अभ्यास करता था, शायद कुछ ही समय बाद वह भी यहाँ आएगा। हम जरा सोचो तो, शायद मिहॉक भी वानो देश गया होगा। आखिरकार वानो देश में तलवारबाजी ही मुख्य धारा है।
तलवारबाजी के शिखर तक पहुंचने वाले तलवारबाजों के लिए यहां आना तो आम बात होगी, है ना? ईशान के हाव भाव में आए बदलाव को देखकर सोतारो और दूसरे समुराई ने एक दूसरे को देखा और फिर उत्सुकता से पूछा, चूंकि तुमने ईशिन शैली का जिक्र किया, तो क्या इसलिए कि तुम्हारी तलवारबाजी ईशिन शैली की है? और दुनिया का सबसे महान तलवारबाज क्योंकि वह तुम्हारा योद्धा चाचा है, तो क्या वह भी ईशिन शैली से है? क्या ईशिन शैली एक पतनशील शैली नहीं है? क्या यह शैली वाकई बहुत शक्तिशाली है? कौतूहल भरे चेहरों के साथ समुराई के समूह को देखते हुए ईशान अचानक हंस पड़ा और बोला, देखना चाहते हो? सोटारो और अन्य लोगों ने मुर्गियों की तरह जोर से सिर हिलाया, जैसे वे अनाज पर चोंच मार रहे हों। ईशान अपनी जगह पर रुक गया और उसकी हरकतों से पूरी टीम भी रुक गई। सबकी नजरें ईशान पर टिक गईं। ईशान को एक खाली दिशा मिल गई। वह थोड़ा झुक गया। उसका बायां हाथ कमर पर म्यान पकड़े हुए था और उसका दायां हाथ सेनबोनजाकुरा के मूठ पर रखा हुआ था। ध्यान से देखो, ईशान ने जोर से कहा, फिर अचानक अपनी तलवार खींची और नीचे की ओर वार किया। एक चमकदार ब्लेड की रोशनी तुरंत चमक उठी, जिसके साथ एक विशाल फ्लाइंग स्लैश 10 मीटर ऊंचा उड़ता हुआ दिखाई दिया। यह विशालकाय उड़ता हुआ स्लैश जंगल के पेड़ों की ऊंचाई से भी ऊंचा था, इतना ऊंचा कि लोग ऊपर देखने को मजबूर हो जाते थे। मुक्त होते ही इसने धरती को चीर दिया, एक गहरी खाई खोद दी और आगे उड़ते हुए आगे के सभी बाधा डालने वाले पेड़ों को चीर डाला। लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं और रास्ते में लगे पेड़ एक के बाद एक कटते जा रहे थे, तेज धमाकों के साथ नीचे गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल में एक सफेद रेखा बिछ गई हो, जिससे एक ऐसा रास्ता खुल गया जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। दृष्टि में बाधा के कारण कोई भी यह नहीं देख पा रहा था कि यह विशाल उड़ता हुआ स्लैश कितनी दूर तक उड़ गया, लेकिन जहां तक नजर जाती कटी हुई जमीन के निशान दिखाई दे रहे थे। जंगल में अनगिनत पक्षी और जानवर घबराकर तरह तरह की अजीबोगरीब आवाजें निकालते हुए भाग रहे थे। ईशान ने जो रास्ता हवा से बनाया था, उसे देखकर वहां मौजूद कोई भी समुराई शांत नहीं रह सका। वे मुंह खोले और आंखें फाड़े स्तब्ध खड़े रहे। यह सोतारो और अन्य लोग कांप उठे, अपने सामने फैले जंगल की ओर इशारा करते हुए बहुत देर तक बोल नहीं पाए। ईशान के लिए यह स्लैश वाकई उसकी पूरी ताकत पर नहीं था। मिहॉक के दुनिया के सबसे बेहतरीन स्लैश की तुलना में यह निश्चित रूप से कमतर था। इसलिए सेनबोनजाकुरा को इत्मीनान से म्यान में रखने के बाद उन्होंने अफसोस के साथ कहा, उफ, इसमें अभी भी थोड़ी कमी है। हालांकि सबसे घातक तो अदृश्य रूप से पराक्रम का प्रदर्शन होता है। यह सुनकर समुराई पूरी तरह से घुटनों के बल बैठ गया। उन्होंने पहले ईशान को फ्लाइंग स्लैश का इस्तेमाल करते देखा था और सोचा था कि वो तलवारबाज के स्तर का कोई समुराई ही होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसने अचानक इस पल इतना जबरदस्त वार किया। ये सिर्फ तलवारबाज कैसे हो सकता है? ये तो किसी तलवारबाज के स्तर का है ना? और फिर भी वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। ये कैसी तलवारबाजी है ईशिन स्टाइल? इतनी जबरदस्त तलवारबाजी, और फिर भी वानो कंट्री में अब शायद ही कोई इसे याद रखता हो। एक पल के लिए वहां मौजूद समुराइयों के दिलों में एक तेज दर्द उठा और सोचने लगे कि क्या उन्हें यह देखना चाहिए कि क्या ईशिन शैली की कोई विरासत बची है। अगर बची है तो वे बेझिझक ईशिन शैली में शामिल हो जाएंगे। तब से यात्रा के दौरान ईशान के प्रति समुराई गार्डों का रवैया पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया। वानो देश के लोगों का स्वभाव ही बलवानों की प्रशंसा करना है। ईशान की तलवारबाजी देखकर, जो उनसे कहीं बढ़कर थी, समुराई समूह तुरंत उसके प्रति अत्यंत आदर भाव रखने लगा।
उनकी चौकसी राजकुमारी निहारिका के प्रति भी अधिक थी। उन्होंने ईशान को घेर लिया। जब उसे प्यास लगी तो वे तुरंत पानी ले आए, जब उसे भूख लगी तो तुरंत खाना उपलब्ध कराया। जब वे आराम करने के लिए रुके तो 30-30 साल के समुराई समूह ने उसकी पीठ और टांगों की मालिश करने के लिए हाथापाई की, इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि ईशान उनसे छोटा था और इस मौके के लिए उनमें लगभग लड़ाई हो गई। दरअसल ये समुराई कमजोर नहीं थे। आखिरकार वे एक डेम्यो के अनुचर थे और राजकुमारी निहारिका की रक्षा के लिए भेजे गए थे। ये समुराई कम से कम तलवारबाज स्तर के तो थे ही, और उनमें से कई तो हकी का इस्तेमाल करना भी जानते थे। अगर वे नौसेना में होते तो कम से कम मेजर के पद के तो होते ही। तलवारबाज महान तलवारबाज कहा जाता है कि महान तलवारबाज से ऊपर तलवारबाज नामक एक स्तर होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति सदी में एक बार ही प्रकट होता है और उसका जिक्र कम ही होता है। तलवारबाजी में उपलब्धियों का यह दुनिया का अस्पष्ट वर्गीकरण है। आम लोग पहले 2 स्तरों से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकते, और हालांकि तलवारबाज और महान तलवारबाज में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, फिर भी उनकी ताकत जमीन आसमान का फर्क है। वानो देश में हजारों तलवारबाज हैं, लेकिन महान तलवारबाज के स्तर के तलवारबाज सिर्फ कुछ दर्जन ही हैं। और ईशान ने जो तलवारबाजी दिखाई वह निस्संदेह एक महान तलवारबाज के सर्वोच्च स्तर की थी। ऐसी ताकत वाले लोग वानो देश में इतने दुर्लभ हैं कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। ये समुराई कैसे विस्मय से भर नहीं सकते थे। इसलिए इस समय वे बहुत भाग्यशाली थे, खुशकिस्मत थे कि ईशान और उसके साथियों का कोई बुरा इरादा नहीं था, वरना वहां मौजूद सभी लोग मिलकर भी ईशान को कमजोर नहीं कर पाते। ईशान की चापलूसी करते हुए उन्होंने उससे तलवारबाजी में मार्गदर्शन भी मांगा। कौशिरों के शिष्य होने के नाते ईशान ने ईशिन शैली की तकनीकों को बढ़ावा देना जरूरी समझा। हालांकि कौशिरों ने उसे ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया था, लेकिन अब ईशान को कौशिरों की कृपा का बदला चुकाने का यही तरीका सूझा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इन समुराइयों को ईशिन शैली की तलवारबाजी समझा दी। ईशिन शैली की तलवारबाजी बुनियादी बातों पर जोर देती है और इसमें ज्यादा दिखावटी तलवारबाजी तकनीकें नहीं होती। लेकिन यह मत सोचिए कि इसी वजह से ईशिन शैली कुछ खास नहीं है। सिर्फ ईशान, जोरो और कुइना ही समझ पाएंगे कि ईशिन शैली का असली सार इन सबसे बुनियादी चालों में छिपा है। सबसे आसान वार भी सबसे ज्यादा ताकत से सबसे सहज तरीके से कैसे काटा जा सकता है। साथ ही अपनी रक्षा के लिए आक्रमण और बचाव दोनों को साधने के लिए कितनी ताकत बचाकर रखनी चाहिए। उस समय जब वह तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था तो मास्टर कौशिरों ने ईशान को ज्यादा कुछ नहीं बताया, वह बस ईशान की चालों में जब भी कोई गड़बड़ी होती उसे सुधारते रहते थे। ऐसी ही परिस्थितियों में ईशान की तलवारबाजी की चालें धीरे धीरे निखरती गईं और परिष्कृत होती गईं। इन चालों के वर्षों के निरंतर अभ्यास के कारण ही उसकी तलवारबाजी में इतनी तेजी से सुधार हुआ। इसलिए आगामी यात्रा के दौरान ईशान ने ठीक उसी तरह जैसे मास्टर कौशिरों ने उसे सिखाया था, समुराई की तलवार झूलने और बल प्रयोग की गतिविधियों को सही करना जारी रखा, जिससे वानो देश में ईशिन शैली की तलवारबाजी का निशान बना रहा। उनके गंभीर रवैये को स्वाभाविक रूप से समुराई द्वारा महसूस किया गया था, इसलिए यह नहीं जानते हुए कि यह किसने शुरू किया, समुराई के एक समूह ने अंततः सम्मानपूर्वक ईशान को सेंसेई कहा। हाँ, सेंसेई, मास्टर नहीं, इन दोनों उपाधियों के बीच अंतर है, लेकिन यह भी दर्शाता है कि इन समुराइयों को ईशान की शिक्षाओं के प्रति कितना सम्मान था। लेकिन मजेदार बात यह है कि मनीष की ताकत कमजोर न होने के बावजूद ये समुराई उसके साथ सिर्फ इसलिए विनम्र थे क्योंकि वह ईशान का साथी था। वह ईशान जैसी हैसियत हासिल नहीं कर पाया,
जिससे मनीष काफी उदास हो गया। राजकुमारी निहारिका अपनी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों से चुपके से यह सब देख रही थी और स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये समुराई, जो पहले सिर्फ उसके और उसके पिता के प्रति सम्मान रखते थे, एक दिन एक बाहरी समुद्री डाकू के प्रति भी सम्मान दिखाएंगे। क्या बड़ा भाई ईशान सचमुच इतना शक्तिशाली है? निहारिका ने बीना से फुसफुसाते हुए पूछा। बेशक, बड़ा भाई शब्द उसे बीना ने सिखाया था। चूंकि समूह में केवल निहारिका और बीना ही लड़कियां थीं, निहारिका ने बीना को अपनी गाड़ी में अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया था। समुराई शुरू में इसके सख्त खिलाफ थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब बीना ने अपनी शैतानी फल क्षमता का उपयोग करके खुद को एक बच्चे में बदल लिया, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं रही। हालांकि बाल रूप में भी बीना अपना पेटू स्वभाव नहीं बदल सकी। समुराई ने राजकुमारी निहारिका के लिए जो भी खाना बनाया था, वह सब उसके मुंह में चला गया। और निहारिका पहले से ही उस मुकाम पर थी जहां उसे हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता थी। बीना की डेविल फ्रूट वाली क्षमता इतनी दिलचस्प थी कि जब उसे पता चला कि दोनों एक दूसरे के पास आते जाते खुशी खुशी बातें करने लगीं, तभी निहारिका का सवाल सुनकर बीना पेस्ट्री मुंह में ठूंसते हुए बुदबुदाई, देखा नहीं, वो लड़का अब 4 बादशाहों में से एक है। 4 सम्राट कौन हैं? निहारिका ने उत्सुकता से पूछा। यही तो समुद्र में रहने वाले लोग सबसे ताकतवर समुद्री लुटेरों को कहते हैं, बीना ने समझाया। यूं कहो, वह कार्तिक के ही स्तर का है। यह सुनकर राजकुमारी निहारिका एकदम से दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि 4 सम्राट क्या होते हैं, लेकिन वह कार्तिक कितना भयानक था, यह जरूर जानती थी, क्योंकि उसने यह बात अपने पिता से सुनी थी। कार्तिक के प्रति उसके पिता की गहरी चिंता स्वाभाविक रूप से उस तक पहुंच गई थी, जिससे इस राजकुमारी के दिल में, जो कभी घर से दूर नहीं रही थी, कार्तिक की छवि दुनिया के सबसे क्रूर व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गई थी। लेकिन अब बीना उसे बता रही थी कि यह बड़ा भाई ईशान, जो उससे दोस्ती कर रहा था, कार्तिक के समान स्तर का था। उसके लिए इस बात पर विश्वास करना सचमुच कठिन था। इसीलिए तो मैं कह रही हूं, तुम्हारे वानो देश को सचमुच बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए। निहारिका के हाव भाव देखकर बीना कुछ अवाक रह गई और बोली, बाहरी दुनिया इतनी विकसित हो गई है, फिर भी तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता क्या ऐसा है? निहारिका ने सोचते हुए कहा, फिर बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गई। समूह ने जंगल से गुजरते हुए पूरा दिन बिताया। बाहर आकर वे थोड़ा और आगे बढ़े तो धीरे धीरे उन्हें खेत दिखाई देने लगे। खेतों में उन्हें कई साधारण लोग काम करते हुए दिखाई दिए, जो गंदे कपड़े पहने हुए थे। वर्तमान में वानो देश अभी भी एक कृषि प्रधान समाज है और अलगाववादी नीति के कारण बाहरी दुनिया के साथ कोई व्यापार नहीं होता। इसलिए ईशान और अन्य लोगों ने समुराई से सीखा कि देश की खाद्य आपूर्ति वास्तव में काफी तंग है। विशेष वर्ग व्यवस्था के साथ खेती करके लोगों का पेट पालने वाले आम लोग सबसे निचले पायदान पर हैं और उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं मिलता। आज के महान समुद्री डाकू युग में वानो देश पर अक्सर समुद्री लुटेरों का आक्रमण होता रहता है। इस दुष्चक्र में अधिक से अधिक लोग अपने घरों की रक्षा के लिए समुराई या निंजा बनने की चाह में दिन बिता रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप खेती करने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है। यह वास्तव में वानो देश का वर्तमान में सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा है। उनकी खाद्य उत्पादन तकनीक अभी भी आदिम कृषि युग में अटकी हुई है। बाहरी संचार के बिना वे बाहरी दुनिया से उन्नत तकनीकें विकसित नहीं कर सकते। बहुत संभव है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर अकाल पड़ जाए। अकाल आंतरिक अराजकता को जन्म देगा और आंतरिक अराजकता युद्ध को जन्म देगी।
ये बातें वानो देश के डेमियो स्वाभाविक रूप से समझते हैं, लेकिन देश के वर्तमान माहौल को देखते हुए उनके पास कोई अच्छा समाधान नहीं है। यही कारण है कि कोजुकी परिवार के देश को खोलने के विचार को काफी समर्थन मिला। वानो देश में अभी भी कई समझदार लोग हैं। बाहरी दुनिया के साथ संवाद मजबूत करने से उन्हें वानो देश के छिपे हुए खतरों को दूर करने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन दुर्भाग्यवश वानो देश के शोगुन ने कोजुकी परिवार को दबा दिया, जो इस विचार के नेता थे। अपने समूह के समुराई को खेतों में अकड़ते हुए जाते देख, जबकि खेती करने वाले किसान केवल श्रद्धापूर्वक अपना काम रोककर उन्हें विदा करने के लिए दंडवत कर रहे थे, ईशान और मनीष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। आधे दिन और चलने के बाद ईशान को लगा कि आसपास का इलाका ज्यादा आबाद हो रहा है। आगे देखा तो उसे दूर एक ऊंचा किला दिखाई दिया। हम पहुंच गए। राजकुमारी निहारिका ने गाड़ी से अपना सिर बाहर निकाला, महल की ओर इशारा किया और ईशान से कहा, यह हमारी राजधानी निशिवेनो है, यांग। पिताजी तेंशुकाकु में हैं। इससे पहले कि ईशान स्पष्ट रूप से देख पाता कि तेंशुकाकु कैसा दिखता है, उसने आगे सड़क पर एक शक्तिशाली सेना को अपनी ओर आते देखा। इस सेना की संख्या 1000 से कम नहीं थी। सभी पैदल सैनिक कवच पहने हुए थे, कमर में भाले और तलवारें लटकाए हुए थे। कुछ घुड़सवार भी थे, लेकिन ईशान ने सबसे पहले उनका नेतृत्व करने वाले को देखा। नेता बिल्कुल अलग था। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने कवच नहीं पहना था, बल्कि शिकार की पोशाक पहनी हुई थी। सबसे खास बात यह थी कि उसने पैरों में सिर्फ मोजे पहने थे, जूते नहीं। दूर से ही यह अधेड़ उम्र का आदमी उत्सुकता से उनके समूह की ओर जोर से चिल्ला रहा था, निहारिका, निहारिका, मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस क्यों आई हो? चिल्लाहट सुनकर निहारिका गाड़ी से बाहर आई, लेकिन उसका छोटा सा चेहरा स्पष्ट रूप से शर्मिंदगी से भरा था, और उसने जवाब दिया, पिताजी, मैं यहाँ हूँ। तभी अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से समूह के सामने पहुंचा, समुराई के झुकने की परवाह न करते हुए दौड़कर निहारिका को गले लगा लिया, अपना चेहरा उसके चेहरे से रगड़ते हुए, आंखों में आंसू लिए बोला, मेरी प्यारी बेटी, इस बार तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने तुम्हें लेने के लिए किसी को नहीं भेजा और तुम खुद ही वापस आ गई। निहारिका उसकी बाहों में जकड़ी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा उसके रगड़ने से झुर्रीदार हो गया था, उसकी आंखें बेबसी से भरी थीं। वह आजाद होना चाहती थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और ईशान और अन्य लोग इस घटिया से दिखने वाले आदमी को देख रहे थे, जिसके मुंह के कोनों पर 2 छोटी मूंछें थीं, और वे पूरी तरह से हैरान थे। वह निहारिका के पिता हैं? निशिवेनो के डेमियो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये तो साफ तौर पर एक और लाडला पिता है, जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। मैंने दूसरा क्यों कहा? निशिवेनो के डेमियो और शिरासाकी परिवार के मुखिया हिदाकिरा को अपनी बेटी निहारिका के साथ काफी देर तक स्नेहपूर्वक लिपटे रहने के बाद अंततः याद आया कि वहां बाहरी लोग भी मौजूद थे। फिर उसने 2 बार गंभीर रूप से खांसने का नाटक किया और दुखी भाव से ईशान, मनीष और उनके समूह की ओर देखते हुए कहा, तो यह आप ही हैं, बाहरी समुद्र के समुद्री डाकू जिनका उल्लेख निहारिका ने अपने पत्र में किया है। निहारिका को स्वाभाविक रूप से अपने पिता को सूचित करना था, इसलिए उसने एक समुराई को जल्दी ही एक पत्र पहुंचाने के लिए भेज दिया था। पत्र पाकर हिदाकिरा को अचानक पता चला कि निहारिका समय से पहले लौट आई है, इसलिए वह जल्दी से उससे मिलने गया। रास्ते भर हिदाकिरा को इस बात की चिंता रही कि कहीं बाहरी समुद्र से आए इन समुद्री लुटेरों के उसकी बेटी के प्रति कोई गलत इरादे न हो। इसीलिए जब उन्होंने उसे देखा तो उसके पीछे इतनी सारी सेनाएं थीं।
लेकिन अब यह देखकर कि निहारिका ठीक है, हिदाकिरा को बहुत राहत मिली। हालांकि उसने फिर भी नाराजगी से कहा, तुम ही तो थे जिसने मेरी बेटी को जल्दी लौटने के लिए बहकाया था, है ना? हम जैसी उम्मीद थी। ये असभ्य बर्बर लोगों का एक समूह है जो शिष्टाचार नहीं समझते। मर्द। उसकी पुकार सुनकर उसके पीछे बड़ी संख्या में सैनिकों ने तुरंत अपने हथियार उठाए और ईशान और उसके साथियों को घेर लिया, बस उन तीनों को पकड़ने के लिए हिदाकिरा के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि इस समय निहारिका की स्पष्ट आवाज अचानक चिल्लाई, पिताजी रुकें। हिदाकिरा की उलझन भरी निगाहों के सामने निहारिका गाड़ी से नीचे कूद गई, सैनिकों के सामने रुक गई, ईशान और उसके पीछे के अन्य लोगों को ढाल दिया और जोर से कहा, पिताजी, क्या आप चाहते हैं कि हमारी राजधानी कोजुकी परिवार की तरह नष्ट हो जाए? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? हिदाकिरा दंग रह गया। निहारिका आगे बढ़ी, हिदाकिरा के कान के पास झुकी और उसे ईशान की पृष्ठभूमि के बारे में बताया। यह सुनकर हिदाकिरा की आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसने शुरू में सोचा था कि ईशान और बाकी दो समुद्री डाकू बस बाहर से आए कुछ निम्नस्तरीय समुद्री डाकू हैं, जो उसकी बेटी को धोखा देकर उससे कुछ पैसे ठगने की फिराक में हैं। इसलिए शुरू में हिदाकिरा बस उन तीनों को पकड़ना चाहता था। लेकिन निहारिका की बातों से उसे गहरा सदमा लगा। सौभाग्य से गाड़ी में पहले ही बीना ने निहारिका को ईशान की पहचान बता दी थी। वह निश्चित रूप से जानता था कि चारों सम्राट किस प्रकार के व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी वह थोड़ा संशय में था। सोच रहा था कि कहीं इन समुद्री लुटेरों ने निहारिका को धोखा देने के लिए झूठ तो नहीं गढ़ा है। लेकिन जब हिदाकिरा ने अनिश्चितता से ईशान और उसके दोनों साथियों को देखा, तो उसने पाया कि उनके चारों ओर हजारों सैनिकों के सामने, जो उन्हें बाघों की तरह घूर रहे थे, ईशान और उसके साथियों के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले थे, पूरी तरह शांत, जिससे वह अनिश्चित हो गया। तभी ईशान भी आगे आया और बोला, ठीक है, अपने सैनिकों से हथियार रखवा दो। चूंकि तुम राजकुमारी निहारिका के पिता हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। आप वास्तव में कौन हैं? हिदाकिरा ने आश्चर्य और संदेह से पूछा। हम। बीना ने गर्व से पहले ईशान की ओर, फिर मनीष की ओर इशारा किया और कहा, आपके सामने नवनियुक्त सम्राट ब्लैक ड्रैगन ईशान खड़ा है, जिसने बिगमा पायरेट्स को हराया था। और ये मनीष फीनिक्स है, व्हाइटबर्ड पायरेट्स का प्रथम डिवीजन कमांडर। आपका वानो देश चाहे कितना भी अलग थलग क्यों न हो, एक डेमियो होने के नाते आप स्थिति से पूरी तरह अनजान तो नहीं रह सकते, है ना? हिदाकिरा की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। वह ध्यान से ईशान को आंक रही थी। जैसा कि बीना ने कहा, वानो देश चाहे कितना भी बंदसा क्यों न हो, शासक वर्ग का सदस्य होने के नाते हिदाकिरा बाहरी मामलों से पूरी तरह अनभिज्ञ नहीं रह सकता। खासकर हाल ही में, जब शोगुन ने कोजुकी परिवार को दबाने के लिए कार्तिक की शक्ति उधार ली थी, तब से चार सम्राट शब्द सभी डेमियो के कानों में गूंजने लगा था। प्रसिद्ध व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, और इस नवोत्थित सम्राट ईशान इस दौरान वानो देश के उच्च वर्ग में धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया था। शिरासाकी परिवार के निंजा पहले ही कुछ समुद्री डाकुओं से समाचार पत्र प्राप्त कर चुके थे। इसलिए हिदाकिरा ने कुछ देर तक ईशान का अवलोकन करने के बाद अंततः उसे अखबार पर दिखाई गई राक्षसी आकृति से मिलाया। तभी हिदाकिरा ने तेजी से हांफते हुए कहा। उसके चेहरे पर तुरंत ठंडा पसीना टपकने लगा। उसे लगा कि यह तो परेशानी वाली बात है। एक सम्राट कार्तिक काफी नहीं था, अब एक और सम्राट आ गया है। नहीं, दो कहना चाहिए, क्योंकि मनीष द फीनिक्स निश्चित रूप से व्हाइटबर्ड पायरेट्स का प्रतिनिधित्व करता है। सौभाग्य से शासक वर्ग का सदस्य होने के नाते हिदाकिरा ने दुनिया को थोड़ा बहुत देख लिया था।